मनीष, टॉपिक है इंट्रावीनस फ्लूइड। कैसे पता लगाएं कि कौन से मरीज को कौन सा फ्लूइड देते हैं और किस कंडीशन में फ्लूइड यूज किया जाता है। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी ऐसी होती हैं कि किसी मरीज में किसी फ्लूइड को नहीं दे सकते और किसी पेशेंट में किसी फ्लूइड को नहीं दे सकते। जब आप मेडिकल लाइन में काम करते हो तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि आपके घर में फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, उनको कुछ ड्रग्स डॉक्टर लिख देते हैं कि उनको वो आईवी देनी है, या आप जर्नली कहीं पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मरीज को कौन सा फ्लूइड नहीं देना होता। या जैसे ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करते हैं तो उनको ये पता जरूर होना चाहिए, या इमरजेंसी में आप लोग काम करते हैं, कोई नर्सिंग स्टाफ है, तो ये बहुत जरूरी जानना होता है कि हमें किस पेशेंट को कौन सा फ्लूइड देना है और किसको फ्लूइड नहीं देना है। तो हमारे पास पहले ये पता लगाते हैं कि इंट्रावीनस फ्लूइड होता क्या है। इंट्रावीनस फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी भी मरीज की वेन में दे सकते हैं। ठीक है, उसको इंट्रावीनस फ्लूइड कहा जाता है कि विच इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट्स वेन, यानी कि जिसको डायरेक्ट मरीज की शिराओं में दिया जा सके। फ्लूइड आता है, फर्स्ट फ्लूइड है नॉर्मल सलाइन, सेकंड है डीएनएस, थर्ड है आरएल, फोर्थ है डी5 एंड फिफ्थ है मैनिटोल। ठीक है, ये कॉमन फ्लूइड है जो आप डेली रूटीन में यूज करते हो। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका कंपोजिशन क्या क्या है और किस कंडीशन में इनको यूज किया जाता है। तो फर्स्ट बेसिकली बात करते हैं नॉर्मल सलाइन से कि नॉर्मल सलाइन वास्तव में होता क्या है। और इसकी जो डोज होती है ना पेस्ट फ्लूइड की, वो कंप्लीटली डिपेंड करती है आपकी पेशेंट की कंडीशन पे। आप किसी भी मरीज को कोई फ्लूइड दे रहे हो तो आपको उस पेशेंट की कंडीशन देखनी होती है कि वो पेशेंट जब आपके पास आया है तो उसके हालात कैसे हैं, उसके वाइटल्स कैसे हैं, वो पेशेंट बर्न है या उसका एक्सीडेंट हुआ है, या उस पेशेंट को फीवर हो रहा है, या पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। तो इन सारी कंडीशंस को जब आप देखोगे तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से मरीज को कौन सा फ्लूइड देना है। और जो डायग्नोस मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वो देखेंगे ना तो आप सही में ये पता लगा सकते हो किसको एनएस देना है और किसको डीएनएस देना है। ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है डोज। तो डीएनएस की या फ्लूइड की कोई भी डोज ऐसा तो कॉमनली कहीं लिखा हुआ नहीं है कि रिकमेंडेड नहीं है कि इतना देना ही देना है या इससे कम देना है। तो डोज के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। डोज डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। ये भी बताऊंगा कैसे, कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ये आपके पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी कंडीशन है वो भी बताऊंगा। अब इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आप एक पेशेंट को कितना आईवी फ्लूइड 24 घंटे के अंदर दे सकते हो। तो नॉर्मल सलाइन की बात करें तो आप 2000 ml से लेकर 3000 ml नॉर्मल सलाइन 24 आवर्स में अपने पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, नॉर्मल सलाइन के अंदर होता क्या है, उसका कंपोजिशन। जब तक आपको किसी चीज के बारे में यही नहीं पता है कि उसके अंदर मात्रा किसी चीज की क्या है तो आप उसका क्या यूज करोगे, वो यूज नहीं करोगे। तो इसके अंदर होता है NaCl, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। जो आपकी सोडियम क्लोराइड होती है वो 100 ml के अंदर, इसके अंदर 0.9% होती है। ठीक है, ये 100 ml में आता है, 500 ml में आता है और 1 लीटर में आता है। ये तीन तरह के फ्लूइड्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि नॉर्मल सलाइन क्या है, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड है, यानी कि इसके अंदर नमक की मात्रा होती है। दूसरा, अब आपको ये जानना है कि ये आपको किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो देखिए, अगर आपका कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड कैसे, आपका कोई मरीज आपके पास आया है और वो आपको बोलता है कि मुझे कल से उल्टी और दस्त लगे हुए हैं,
ठीक है, कंडीशन भी देखी जाती है, उसमें प्रेफर आरएल भी करते हैं, बट लेकिन आपका कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, भूख की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, लूज मोशन की वजह से आपको लग रहा है मेरा पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो आप उसको बिना किसी शक और गुंजाइश के नॉर्मल सलाइन, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई डिहाइड्रेटेड। सेकंड कंडीशन है, अगर आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करते हैं या आपका कोई ऐसा जख्म है जिसमें से पस निकल रही है या किसी जख्म को आपको क्लीन करना है, तो उसके लिए हम केवल नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई भी घाव, चाहे आपके घर पे किसी नॉर्मल पर्सन को हो रहा है या कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके अगर घाव को क्लीन करना है तो किस वुंड वॉशिंग के लिए किसको यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, थर्ड आता है, आप अगर कोई इंजेक्टेबल ड्रग्स अगर डाइल्यूट करते हो, अगर कोई ड्रग आप डाइल्यूट करते हो तो आप इसको इंजेक्शन डाइल्यूट करने के लिए भी यूज, लेकिन इंजेक्शन के साथ जो डिस्टिल वाटर आता है उसका पीएच हमारे डिस्टिल वाटर से अलग, हमारे वाटर से अलग होता है, इसलिए हमेशा डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके एनएस के अंदर डालना चाहिए। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप उस इंजेक्शन को इसके अंदर भी डाइल्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और खास बात, जो आपके डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट जितने भी हैं, 4 नंबर, ठीक है मनीष, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है कि इस यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनो। जो आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव, जो आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट का मतलब जिनका बीपी बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि जो पेशेंट 170/100 चल रहा है, क्या ऐसे पेशेंट को मैंने बोला कि इसके अंदर नमक की मात्रा होती है, ठीक है, NaCl जो होता है, NaCl 0.9% है, NaCl नमक है, ठीक है। अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनका बीपी तो नमक से ऑलरेडी बढ़ता है ना, तो क्या ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं, ये पेशेंट को दे सकते हैं इस कंडीशन में, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो आप उसको आरएल दे सकते हो क्या, आरएल भी नहीं दे सकते, डीएनएस भी नहीं दे सकते, D5 D10 भी नहीं दे सकते, तो फिर क्या बचता है, एनएस बचती है ना। तो ये हम जो आपका हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको दे सकते हैं, बट लेकिन उसके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखना होता है। अगर आप ओटी के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ड्रग्स होती है ना। लोग कहते हैं कि जिन पेशेंट्स का बीपी बढ़ता है नमक के द्वारा उनको नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, मानता मैं भी हूँ कि नहीं देना चाहिए। अगर वो आपका पेशेंट डायबिटिक हुआ तब आप क्या करोगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, तो आप उनको नॉर्मल सलाइन दे सकते हो। ठीक है, ये तो हमने बात करी एनएस के बारे में, लेकिन अगर कोई पेशेंट ज्यादा हाइपर टेंसिव हो रहा है तो उसको सोडियम क्लोराइड का जो फूड का जो आप चला रखा है उसकी मात्रा को स्लो स्लो दे सकते हो, मेंटेन डोज पे दे सकते हो। ठीक है मनीष, समझ में आया नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन वास्तव में क्या है, ये नॉर्मल स्लाइन, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है जिसकी मात्रा 0.9% होती है पर 100 ml, और हम डायबिटिक पेशेंट को अपने घाव को क्लीन करने के लिए, डिहाइड्रेशन के पेशेंट के लिए, मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आरएल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम आरएल के बारे में बात करते हैं, तो आरएल क्या होता है, आरएल वास्तव में क्या है, आरएल वास्तव में है रिंगर लैक्टेट। देखो उधर ध्यान मत दो, मेरी तरफ से, ठीक है।
इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ी देर पढ़ लो फिर आराम से ध्यान से वहां भी देख लेना, ठीक है। जैसे सब्जी के बिना रोटी नहीं खाई जा सकती, मुझे पता है कि वैसे इनके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा और हमारा भी नहीं होता था। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर 10 मिनट पढ़ लोगे तो फिर 20 मिनट एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर होता क्या क्या है, आरएल के अंदर क्या क्या होता है, मनीष तुझे तो पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, और क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, और क्या क्या होता है, और कुछ बता। मैंने बोला ना इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में और क्या आता है, पोटासियम, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड तो मैंने लिख दिया। इसके अलावा क्या क्या आता है तुम बताओ। हाँ इलेक्ट्रोलाइट होते कहाँ हैं, नहीं आ रहा, पोटासियम क्लोराइड, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो आरएल है इसको बोला जाता है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटासियम, इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। अब इसका यूज क्या है, इसके ज्यादा यूज है, ये मोस्टली सर्जरी में सबसे ज्यादा ओटी के अंदर यूज किया जाता है। फर्स्ट है इसका यूज डिहाइड्रेशन। अगर आपके पेशेंट्स को लूज मोशन, मनीष डिहाइड्रेशन किस किस कंडीशन में होती है, और सनस्ट्रोक, ठीक है, पानी कम पीना, ये सब क्या है, ठीक है। सेकंड क्या है, ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब कोई सर्जरी परफॉर्म हो रही होती है तो वहां पे ब्लड लॉस जरूर होता है ना। अगर ब्लड लॉस होता है तो आपके पेशेंट्स के जो वाइटल्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स चीज है जिनकी वजह से हमारी बॉडी का बायोमैकेनिज्म चल रहा है, जो सारी रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, सबके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इन सब इलेक्ट्रोलाइट से ही तो मिल रही है। तो जब ये सर्जरी होती है तो आपका ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होने की वजह से आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी इम्बेलेंस होते हैं, लॉस होते हैं। तो उन सबको पूरा करने के लिए हम फ्लूइड देते हैं, तो आरएल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी के अंदर लॉस होने की वजह से हमारी बॉडी के जो वाइटल्स हैं, बीपी है, हार्ट रेट है, अनदर फंक्शन है, वो सब नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, उन पे फर्क नहीं आता, ठीक है। अगर फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है। अगर आप अपने पेशेंट को फ्लूइड प्रॉपर रखोगे तो आपके पेशेंट को हाइपोटेंशन नहीं होगी, टैकीकार्डिया नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, बर्निंग कंडीशन। जब कभी पेशेंट को जल जाता है तो जो पेशेंट बर्न हो जाता है, देखो ये बात है तो छोटी सी आप लोगों के लिए, पर लेकिन बात बहुत काम की है, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बात बहुत काम की है। ये मत सोचो कि हम किसी अदर डिपार्टमेंट से हैं, ये समझने लायक बात है कि बर्न पेशेंट में हमेशा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में से फ्लूइड निकलता ही रहता है जहाँ से वो बर्न हो जाता है। तो ऐसे मरीज को हमेशा रिंगर लैक्टेट देना चाहिए ताकि उसके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो बना रहे। जब किसी मरीज को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, वो उसको बहुत वीकनेस लगती है, उसको कमजोरी लगती है, ऐसी चीजें लगती है ना मरीज को, कहता नहीं है डॉक्टर को आके सर मुझे तो ना वो पीले वाला इंजेक्शन लगा दो ग्लूकोज में डाल के। गांव में ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, जब सर जैसे ही आप वो इंजेक्शन लगाते हो ग्लूकोज में डाल के मुझ में ताकत सी आ जाती है। तो ऐसे ही जब पेशेंट्स को वीकनेस महसूस होती है, या विटामिन की डेफिशिएंसी लगती है, या मिनरल्स की डेफिशिएंसी लगती है, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी लगती है, तो वो फ्लूइड लगवा लेता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी बैलेंस हो जाता है।
हाँ, दूसरा आप एक आता है हाइपोटेंशन। जब आपके मरीज का बीपी कम है तो कभी भी मत सोचना क्या देना है, फटाक से उठाओ, नॉर्मल साइन हो, आरएन लगा दो। क्योंकि उसकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि जब तक हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आपके पेशेंट का जो बीपी है वो स्टेबल। तो आपको अगर अपने पेशेंट का बीपी स्टेबल करना है तो सबसे पहला है फ्लूइड। फ्लूइड देना ही देना है। घर में बाई चांस किसी को कंडीशन हो जाए, कोई पेशेंट आपके घर में ऐसा हो जिसका बीपी बहुत जल्दी फॉल हो जाता हो, तो उसको लिटा के उसके पैर ऊपर कर देने चाहिए ताकि ब्लड का जो फ्लो है हार्ट की तरफ ज्यादा जाए। और अगर आप एबल हो कि आप उसे फ्लूइड लगा सकते हो, कंडीशन को संभाल सकते हो, तो आपको फटाक से उसको ग्लूकोज लगा देना चाहिए। आप मेडिकल लाइन में काम करते हो तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज नॉट, इसमें क्या प्रिकॉशन ध्यान रखनी है, नॉट, नॉट क्या याद रखना है आपको। हाँ जी, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज नॉट, नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है तो उसको आरएल नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेंगर लैक्टेट है, इसमें शुगर की मात्रा थोड़ी पाई जाती है, तो इसलिए इसको नहीं यूज कर सकते। बर्न पेशेंट को दे सकते हैं, नहीं, अगर डायबिटिक और बर्न पेशेंट है तो उसको नॉर्मल सलाइन देते हैं। अगर डायबिटिक कंट्रोल है तो उसको आरएल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सबसे जरूरी D5 और डीएनएस। डीएनएस ये ना तुम्हारी नजरों का धोखा है, तुम्हारी नजरें ना चाह के भी ना वहीं चली जाती हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए, है ना। 0.9% ऑफ NaCl, ये तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, ये आंखों का कसूर भी नहीं है। देखो, डीएनएस का कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड प्लस में डेक्सट्रोज। 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 500 ml में और 1 लीटर में, ठीक है। अब तूने ये तो पूछा नहीं कि एक पेशेंट को कितना फ्लूइड देना चाहिए आरएल। दो, 500 से 1000 ml 24 घंटे में आप दे सकते हो, इससे ज्यादा भी दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो हालत है, यानी कि पेशेंट कोई ऐसी कंडीशन में आया, उसको इतने लूज मोशन, इतने वोमिटिंग हो गए हैं, तो फिर आपको आरएल उसको ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हाँ, ये तूने बहुत अच्छी बात, क्या बात। डेक्सट्रोज, ठीक है। डीएनएस है आपका डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि जो NaCl है नमक, और डी डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज पढ़े थे ना, शुगर, तो इसको डेक्सट्रोज बोला जाता है, डीएनएस को। इसमें सोडियम क्लोराइड भी मिक्स होता है और डेक्सट्रोज की मात्रा इसके अंदर 5 ग्राम होती है, इसलिए मैंने लिख दिया पहले। इसको डीएनएस को बोलते हैं डेक्सट्रोज, ठीक है। उसके बाद आता है, मनीष ये सवाल तुम्हें पूछने चाहिए, क्योंकि ना अच्छा लगता है अगर कोई कुछ पूछता है तो फिर दो बातें और ज्यादा निकल के आती है और उनको फिर समझने में और ज्यादा मजा आता है। मनीष आप शक्ल दिखा दे, डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन। अच्छा मनीष भाई शक्ल दिखाते भैया ने। अच्छा, आप इसको दे सकते हो अपनी मरीज, कंपोजिशन भी मैंने लिखवा दिया ना, 0.9 ग्राम और 5 ग्राम। आप इसको अपने मरीज को 2500 ml से लेकर 3000 ml तक दे सकते हो इन ए डे, मतलब 24 आवर्स में डे होता है ना। इसको नहीं देना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज है। इट इज नॉट गिवन टू ए
डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। अगर मनीष पेशेंट डायबिटीज वाले को हम देंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक वाले मरीज को दे सकते हैं। अच्छा, हाइपोग्लाइसेमिक को हम दे सकते हैं, क्यों मनीष? हाइपोग्लाइसेमिक को हम क्यों दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि उस पेशेंट का शुगर लेवल कम है, हमें उस मरीज का शुगर लेवल बढ़ाना है, तो हम ऐसे मरीज को इसको आसानी से दे सकते हैं, ताकि हमारे पेशेंट्स का शुगर लेवल बढ़ जाए और हमें जो जिस पर्पज के लिए हमें फ्लूइड देना है वो हमारा पर्पज फुलफिल हो। ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं मनीष, ध्यान दे यार। मुझे पता था कि अगर मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता। मुझे पता था कि अगर मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, पर लेकिन इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। समझ रहे हो जो तुम कर रहे हो ना, उसके लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, छोटी सी बात से जाके झुक जाते मसला हल, लेकिन इससे तुम्हारे किरदार का जो है ना वो, फर्स्ट डिहाइड्रेशन। तो किरदार को इतनी आसानी से मत मारने दो। अच्छा मनीष, हाइपोटेंशन में कैसे यूज करेंगे इसको, बताओ मेरे को। हाइपोटेंशन के पेशेंट के लिए तुम इसे कैसे यूज करोगे? मैंने बोल दिया तुम्हारे पास एक पेशेंट आया है डिहाइड्रेटेड विद हाइपोटेंशन है, और पेशेंट नॉन डायबिटिक है, तो आपका इसको हाइपोटेंशन में, मतलब सर दिमाग में बात क्यों आई कि इसको हाइपोटेंशन में दे सकते हैं, ये बताओ। हैं, बताइए मेरे। देखिए मैंने आपके सामने कंडीशन रखी, देखो किसी चीज को समझना है तो ऐसे समझो ना, ताकि वो माइंड में रहे। आपके पास एक पेशेंट आएगा, डिहाइड्रेट भी है, हाइपोटेंशन भी है, और शॉक में भी है, उसको एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो मेरे को ये बताओ जब ये पेशेंट हाइपोटेंशन में है, तो हम हमने आरएल मतलब कैसे चूज कर लिया कि आरएल दे दो? आप लोग बताओ कि हम मतलब कैसे चूज करा हमने कि इसको हमने पेशेंट को, सॉरी डीएनएस को हमने कैसे चूज किया, दे सकते हैं उसको? सोडियम क्लोराइड देने से, थोड़ा नमक देने से बीपी बढ़ता है? दे सकते हैं। जब पेशेंट शॉक में चला गया तो उसकी बॉडी में से ग्लूकोज की मात्रा भी गई हुई होगी, कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी गए हुए होंगे। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें डीएनएस और आरएनए प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ना तो अभी आपको ये, और दूसरी बात, ना तो अभी आपको ये भी पता है उसको डायबिटीज है। जब तक आप डायबिटिक चेक करोगे तब तक आपको कोई फ्रूट दे दोगे, मान लो एनएस एनएस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो हाइपोटेंशन में बहुत जा रहा है, आपने बीपी तो फटाक से लगा दिया ना, शॉक हो रहा है, आपको पता है एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल स्वाइन क्या करेगा? उसके अंदर तो कोई इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं ना। तो प्रेफर करो आरएल, प्रेफर करो डीएनएस। अगर लगता है कि आरबीएस हो गई है तो डायबिटिक है पेशेंट, उसका ऐसी कंडीशन में डायबिटिक ज्यादा आ ही नहीं सकती, अगर आ भी रही है तो स्टॉप करके फिर अदर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, है ना। लेकिन हाइपोटेंशन के केस में पेशेंट नॉन डायबिटिक है, शॉक में है, एक्सीडेंट हुआ है, तो डीएनएस आरएल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन को हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है तो क्या दे सकते हो? अब मैं आपको रेशो बताता हूँ। अगर आपके पेशेंट की आरबीएस आ रही है 80/60, है जी, ये आपके पेशेंट का आरबीएस है फॉर एग्जाम्पल, और आपको डीएनएस देनी, ये भी बता दिया, तो आप डीएनएस कैसे दोगे? 200 ml फास्ट, 200 ml का मतलब
उसमें जो पॉइंट बने होते हैं 100 ml, 200 ml, 500, 200 ml फास्ट, चेक आरबीएस एंड रिकॉर्ड। जैसे ही आपने 200 ml दे दिया, ग्लूकोज गई, कुछ तो बढ़ेगा। अगर लग रहा है फिर भी नहीं आ रही, तो 200 ml फिर दो, फिर चेक करो, फिर रिकॉर्ड करो, कुछ तो बढ़ेगी। अगर उसको हाइपोटेंशन ज्यादा ही है तो आप उसको D5, D10 या 25% भी, अगर आपने पूरी डीएनएस की बोतल दे दी उसके बाद भी उसका ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ा है, तब आप D25% उसको दे सकते हो 100 ml, तो उसका ग्लूकोज 100% बढ़ जाए। ठीक है, क्यों मनीष, कुछ आया समझ में या गोलमाल ये सब? अच्छा, इसके बाद एक और बचता है तेरे लिए, तेरा बचता है डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज जो होती है वो 100 ml में D5%, यानी कि 100 ml में 5 ग्राम, D10 में 100 ml में 10 ग्राम, और D5 25 में 100 ml में 25। ये उस कंडीशन में यूज करना चाहिए जब आपके पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बिल्कुल ही डाउन हो, पेशेंट को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो, वीकनेस हो, हाइपोग्लाइसीमिक हो, उस कंडीशन में अपने मरीज को आपको देनी चाहिए। इसका फर्दर और कहीं कोई रोल नहीं आता। जब आपका पेशेंट, क्या हुआ, कैसे मुस्कुरा रहे हो? इस जमाने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा मेरे दोस्त। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बताओ, थोड़ी देर के लिए हम भी मुस्कुरा लेंगे। मैं वीडियो में ऐसे ही डालूंगा ताकि लोगों को पता लगे कि मेरे स्टूडेंट कितने अच्छे हैं। ठीक है, तुम्हारे आने वाले भाइयों को भी फायदा होगा ना इससे, कि हमारे सर तो बढ़िया जाती हैं। ठीक है, चलो मजाक बहुत हो गया। इसके बाद कुछ और फ्लूइड होते हैं, जैसे हेमेक्सिल है, मिथाइल स्टार्च है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज्यादा होती है। जब पेशेंट शॉक में होता है तब इनको यूज किया जाता है। इसके बाद एक फ्लूइड और आता है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसका नाम है मैनिटोल। मैनिटोल, मैनिटोल क्यों यूज करते हैं? मैनिटोल मैंने आपको बताया किस लिए यूज करते हो, मुझे बताओ। हैं? हाँ, मैनिटोल से वैसे होता क्या है, मैनिटोल होता किस लिए है वैसे? हाँ, और ओटी वालों के लिए मैनिटोल जो होता है वो क्या करता है, ये एंटी डाययूरेटिक का काम करता है, ये बहुत ज्यादा यूरिन पास करने का काम कराता है। ठीक है, तो इसको जब आप किसी पेशेंट को मैनिटोल देते हो, कोई न्यूरो की सर्जरी चल रही होती है, अगर पेशेंट का बीपी हाई होता है तो उसका बीपी रिड्यूस करने के लिए भी आप मैनिटोल लगाते हो। हाँ, थोड़ा सा, ताकि जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर से जो यूरिन की और फ्लूइड की मात्रा है वो कम हो जाए। अरे पेशेंट को एडिमा ज्यादा हो रखा है तब भी आप मैनिटोल देते हो। क्रियोटोमी सर्जरी चल रही होती है जब इंट्राक्रेनियल, हाँ, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर तब भी इसको देते हैं, तो क्या होता है, उससे बीपी कम होता है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए आप ये फ्लूइड यूज करते हो। अब मेरे को बताओ कि आप कैसे अब आपको कुछ समझ में आया कि कौन कौन से पेशेंट में कौन सा फ्लूइड यूज करेंगे? जमाना बहुत आगे पहुंच गया, हम बहुत पीछे रह गए। मनीष, कैसे करेगा भाई, बता फटाफट जल्दी। एनएस कहाँ यूज करेंगे? हाँ, डिहाइड्रेशन में, वुंड वॉशिंग में, हाइपोटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, शॉक में, ओटी के अंदर सर्जरी चल रही है उसमें। इसका वाटर इम्बैलेंस के लिए। ठीक है, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन है। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट में यूज नहीं करेंगे, हाइपोग्लाइसिक में यूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देने के लिए शॉक के पेशेंट को यूज करेंगे, बीपी बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आरएल आता है, रिंगर लैक्टेट है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए यूज करेंगे। सेम वही कंडीशन, बर्निंग पेशेंट, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है, उसमें भी मैनिटोल आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करने के लिए और यूरिन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। लेसिक्स एक इंजेक्शन है जिसको दिया जाता है